तो क्या हाल है दोस्तों, यह इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेन कैरेक्टर ने अपना पहला गोब्लिन देखा, इसलिए नायक ने घर जाने से पहले अपना काम करने का फैसला किया। वह प्राणी भ्रमित रह गया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, शिकारी ने उसे पकड़ लिया था। सब कुछ बाहर फैलने से पहले शियामू ह्यूक ने गोब्लिन से वह पाया जो वह ढूंढ रहा था, जो बहुत आसान शिकार बन गया था। ऐसा कहा जाता है उसने हरे रंग का कंचा खा लिया और जब वह उसके स्वाद से घृणा करने में व्यस्त था तो उसे अचानक देखा गया। इससे वह चौंक गया क्योंकि वह पहले वाली लड़की के अलावा कोई और नहीं थी। घृणा से भरी महिला ने नायक को एक पागल आदमी के रूप में सोचा, जबकि वह इस बात से भयभीत था कि उसका रहस्य कैसे उजागर हो गया था। नायक इस अचानक मुलाकात से परेशान था, इस तथ्य से चिढ़ गया कि महिला ने उस महत्वपूर्ण क्षण में अपना शिकार समाप्त कर दिया था। फिर भी उस महिला को, जिसे वह एक पागल आदमी कह रही थी, उसे वह कंचा नहीं देखना चाहिए था। उसकी घृणित प्रतिक्रिया को देखते हुए भ्रमित लाल बालों वाली महिला ने मान लिया कि हमारे नायक ने राक्षस का दिल खा लिया था। उसने तर्क करने की कोशिश की कि वह गरीब था, फिर भी उसने पुष्टि की कि इससे वह कम पागल नहीं था। फिर भी जब युवा ने खुद को समझाने की कोशिश की तो महिला ने दावा किया कि उसने इतनी करीब एक पागल मनोविकृति का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। यह शत्रुता देखकर हमारे नायक ने पुष्टि की कि वह खुद को समझा सकता है। फिर भी महिला कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, उसे सिर्फ एक पागल मानती थी, बस इतना ही कि वह उसे मारने के लिए दृढ़ थी। चामू हियो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसे अपने कार्यों को समझाने का मौका दिए बिना उसे खत्म करने की कोशिश करना कितना अजीब है। लड़की एक पल के लिए रुक गई। हमारे नायक ने समझाया कि यदि वह लड़ाई चाहती है तो उसे मिलेगी, फिर भी शांति से हल करना बेहतर होगा। ऐसा कहने के बाद उसने अपने पंजों को बाहर निकाला और खुद को तैयार किया, इससे पहले कि वह महिला से पूछे कि उसने कौन सा विकल्प चुना। लाल बालों वाली महिला के अनुसार उसके जैसा कोई पागल व्यक्ति बहुत अप्रत्याशित था जिसे जीवित छोड़ दिया जाए, लेकिन उसने बातचीत करने के लिए सहमति व्यक्त की और शांतिवादी होने का दावा किया। सबसे पहले हमारे नायक के पास अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए 5 मिनट। गोब्लिन स्लेयर ने दावा किया कि उसने वास्तव में राक्षस का दिल खाया था और यह पागलपन के कारण नहीं था। पहेली ने उसे दिल को नाजुक मानने के लिए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यह सुनकर चामू ह्योक ने समझाया कि वह अपने शिक्षक और उद्धारक के साथ रह रहा था, जो विकलांग हो गया था और उसके कौशल दोनों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यही कारण है कि उसने उस आदमी की शिक्षाओं को लागू करने और पैसे बचाने के लिए राक्षसों का सेवन करने का फैसला किया। हाँ, महिला को संदेह था कि गोब्लिन मनुष्यों के समान क्यों थे, जबकि अन्य पशु राक्षसों का अस्तित्व था। इसीलिए उसने समझाया कि उसे जीवित रहने के लिए गोब्लिन का सेवन करने के लिए मजबूर किया गया था। यहाँ रहना कुछ हद तक घृणित था, यह दावा करने के बाद कि स्वाद अभ्यस्त होने के बाद अधिक सुखद होगा, इससे पहले कि वह उसे कुछ पेश करे, जिसे उसने तुरंत अस्वीकार कर दिया। और जब उससे पूछा गया कि उसने दिल कब खाया, विशेष रूप से युवा ने समझाया कि उसने इसे सब्जियों के स्थान पर इस्तेमाल किया। लाल बालों वाली महिला घबरा गई। हमारे नायक ने तब समझाया कि पहली बार में घृणा होने के बावजूद उसे इसे सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं था और वह और महिला की कहानियां समान थीं, केवल अंत के साधन अलग थे। इससे वह उसके शब्दों पर रह गई। इसके साथ ही वोल्वरीन ने पुष्टि की कि वह नरभक्षी नहीं था और पुष्टि की कि यदि वह उस पर विश्वास नहीं करती है तो उसने अपने पंजे बाहर निकाले तो वह दूसरे विकल्प के लिए स्वतंत्र थी और वह जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा, यह देखकर कि वह किसी का कर्जदार था। लाल बालों वाली महिला ने कहानी पर विश्वास न करने का फैसला किया, लेकिन इसे जाने देने का फैसला किया क्योंकि वह शिकार से थक चुकी थी और उसके पागलपन का पर्याप्त सबूत नहीं था। फिर भी उसने उसे आश्वासन दिया कि पागलपन का जरा सा भी संकेत मिलने पर वह निश्चित रूप से उस पर हमला करेगी। उसने यह भी समझाया कि वह यहाँ फिर से शिकार कर सकता है, लेकिन उसके क्षेत्र से बाहर रहने के लिए, यह देखते हुए कि वह उसके भरोसे के लायक नहीं था। और इसके साथ ही महिला ने हमारे नायक को अलविदा कहा, जबकि उसे धीमी आवाज में अपमानित किया जो वह सुन सका। राहत महसूस करने वाले शियामुयुक ने लाशों का सेवन करते समय अधिक सावधान रहने का फैसला किया, यह देखते हुए कि अगर उसके मनगढ़ंत झूठ के लिए नहीं
तो वह लगभग पकड़ा गया था। फिर उसने महिला के थकाऊ व्यक्तित्व पर विचार करना शुरू कर दिया, जो निश्चित रूप से अगले दिन एक समस्या पैदा करेगा। अगला बेटा आखिरकार महाद्वीप पर मर गया। युवा अपने नए उपकरण से काफी खुश होकर इस दृश्य पर पहुंचा। नायक ने भैंस चमड़े के कवच का एक टुकड़ा खरीदा था, जो 7वें दर्जे का कम स्थायित्व वाला हल्का आइटम था, जिसकी कीमत 45 अंक थी। नायक ने कवच की सुविधा के बारे में सोचना शुरू कर दिया, यह देखते हुए कि इसे किसी और चीज के साथ जोड़ा जा सकता है। उस आदमी को 50 और अंक चाहिए थे ताकि वह एक स्किल रिंग खरीद सके जिसकी उसे चाहत थी। यह 4 दिनों में संभव हो जाता अगर उस दूसरी एडवेंचरर ने उसे ऐसी नजर से न देखा होता। नायक ने सोचा कि वह उसका इंतजार कर रही है, इसलिए जब उसने उससे इस बारे में पूछा तो उसने सब कुछ नकार दिया और दावा किया कि उन्हें उस दिन के लिए अपने इलाके तय करने चाहिए। यह काम जल्दी से हो जाने के बाद महिला ने उसे एक बार फिर चेतावनी दी कि वह उसके इलाके में न आए, पर उसे परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह खुद से बड़बड़ाते हुए जाने लगी, नायक ने उसे पुकारा, जिससे वह और भी चिढ़ गई। चामुहू ने कहा कि उन्हें एक दूसरे का परिचय करना चाहिए, यह देखते हुए कि वे बातचीत करने के लिए मजबूर थे। केवल उसके विचार को जल्दी से अस्वीकार कर दिया गया। इससे युवक महिला के छोटे से गुस्से से काफी नाराज हो गया, जिसने अपना नाम भी बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे उसके अच्छे व्यवहार के बावजूद उस पर भरोसा नहीं था। उसने याद करना शुरू कर दिया कि कैसे उसके शिक्षक ने एक बार अपने प्रतिद्वंद्वी पर भरोसा किया था, जिससे वह 3 लैंप हार गया था। और यह कहने के बाद उसने अपनी बदकिस्मती को एक उदाहरण के रूप में लेने का फैसला किया, यह सोचकर कि महिला महाद्वीप के बाहर अधिक मिलनसार होती। तब परेशान नायक ने एक छोटा सा स्मोक ब्रेक लेने का फैसला किया, लेकिन एक अप्रत्याशित आवाज सुनी जिसने उसे चौंका दिया क्योंकि जंगल में और लोग आ गए थे। उसने जल्दी से शहर के पीछे छिप लिया, यह सोचकर कि घुसपैठियों ने भी शिकार छोड़ दिया होगा। और शानदार जंगल में 2 नए चेहरों के साथ धूम्रपान करने वाला सतर्क था। उसने दोनों को अपने ही दौर से पहचाना, फिर भी वह उन्हें केवल इस तथ्य से याद कर सका कि वे कोरियाई नहीं थे। दोनों आदमी चर्चा कर रहे थे कि उनके पास लूटने के लिए पर्याप्त अंक और गियर होने चाहिए, और जैसे ही वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं, सम्मान से वंचित, उन्होंने चर्चा की कि नायक ने महसूस किया कि वे महिला पर घात लगाने की योजना बना रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि अपने फायदे के लिए उन्हें खत्म करना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि वे लड़की पर घात लगाने और शिकार के अंत तक जंगल में घूमने की योजना बना रहे थे। फिर भी यह जानने के बावजूद कि वे दोनों कितने शक्तिशाली थे, उसने मान लिया कि चूंकि वह और महिला संख्या में उनसे मेल खाते थे, इसलिए उनसे लड़ना लायक था। फिर भी जैसे ही उसने पहले को आश्चर्य से मारने और दूसरे को अकेले मारने की योजना बनाना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसने क्या सोचा था, क्योंकि उसने आसानी से अपने पहले जीवन को बिना सोचे समझे लेने की योजना बनाई थी, जिससे उसे यह धारणा मिली कि उसे गोब्लिन शिकार ने बदल दिया था। इसने उसे गोब्लिन चीफ पर अपनी जीत की भी याद दिलाई, लेकिन तभी वह पीछे हटने वाला था क्योंकि घात लगाने वाले गायब होने वाले थे। इसलिए उसने इस मामले को अलग रखने और उन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। मोटे आदमी ने अपने दोस्त से छिपने के लिए कहा, जबकि उसने अपने लक्ष्य की तलाश की, और थोड़ी देर बाद वह आखिरकार स्पॉट हो गई। एक डैगर वाली महिला एक विशाल कीड़े से लड़ रही थी जो उसे कड़ी टक्कर दे रहा था। मोटे आदमी ने दूसरे को झाड़ियों में छिपने का निर्देश दिया, जिसने माना कि वे सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुन नहीं सका। मान लिया कि महिला उन दोनों को आसानी से संभाल लेगी, लेकिन तभी उसने देखा कि घात लगाने वालों में से एक के हाथ में हथियार नहीं था और दूसरा एक स्नीक अटैक शुरू करने वाला था, जिसे उसे हर कीमत पर रोकना चाहिए। पहले उसने गोरे को ट्रैक करने का फैसला किया। जैसे ही चींटी के साथ महिला की लड़ाई खत्म होने वाली थी, बदमाश को एहसास हुआ कि घात लगाने का समय लगभग आ गया है। अंत में लड़की ने विशाल कीड़े का सिर काट दिया, जिससे वह लड़ाई की विजेता बन गई। यह देखकर युवक को एहसास हुआ कि घात लगाने वाले कार्य करने वाले थे, इसलिए उसने अपने अद्वितीय कौशल का सहारा लेने का फैसला किया। अपनी सहन शक्ति और फुर्ती को बढ़ाने और उन्हें कम समय में नीचे गिराने के लिए आपात स्थिति में चुपके का सहारा लेने का फैसला किया। उसी समय लाल बालों वाली लड़की सोचने लगी कि उसका शिकार उम्मीद से ज्यादा सख्त था। वह अपने शिकार की जांच करने ही वाली थी। शुरिकेन बाहर निकाले जा चुके थे। हमारा नायक नाराज रह गया क्योंकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि वे लंबी दूरी के हमले का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही बदमाश ने अपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने की तैयारी कर ली, इसलिए युवक उसे रोकने के लिए दौड़ा। फिर भी
बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही शुरिकेन फेंके जा चुके थे, चमयू ने तुरंत लड़की को झुकने के लिए चेतावनी दी। इससे वह चौंक कर मुड़ी। यह देखकर मोटा आदमी अपने छिपने की जगह से बाहर निकला, इस तथ्य से नाराज होकर कि लड़की अकेली नहीं थी। तभी उससे कंधे और जांघ में चोट लगी। अपराधी ने जानना चाहा कि पार्टी पॉपर कौन था। यह सब कहने के बाद राउंड 13 के शिकारियों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। मोटे आदमी ने महिला पर हमला किया, जिसने डैगर का इस्तेमाल करके अपने नंगे हाथ से मुकाबला किया, और जबकि वह नाराज थी कि वह एक स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, उसने अपने साथी से तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का आग्रह किया। एक ऐसा काम जो छवि से मेल खाता था वह निष्पादित हुआ। युवक ने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी एक बॉडी किक का इस्तेमाल करने वाला था, इसलिए उसने पैरी करने और कुछ कदम पीछे हटने की योजना बनाई। लेकिन जब किक निष्पादित की गई तो वह चौंक गया, यह महसूस करते हुए कि उसके प्रतिद्वंद्वी को मार्शल आर्ट्स आते हैं। ठीक वैसे ही युवक के चेहरे पर किक लगी, और यह सब करने के बाद बदमाश गर्व से हंसने लगा, यह दावा करते हुए कि वह राउंड 13 के दूसरों से ज्यादा मजबूत था। फिर भी उस पल में वुल्वरिन इस तथ्य से ज्यादा चिंतित था कि किक गुदगुदी कर रही थी, जिससे किकर जिज्ञासु हो गया। इसके साथ हमारे नायक ने उसे आराम से चेहरे पर मुक्का मारा, उसे नीचे गिरा दिया, जबकि वह अभी भी इस बात से भ्रमित था कि किक की क्षति बल्कि कमजोर क्यों थी। इस बीच दूसरी लड़ाई में वापस महिला, जिसने महसूस किया कि वह एक किकबॉक्सर का सामना कर रही थी, अपने प्रतिद्वंद्वी की गति से आश्चर्यचकित थी। तभी उसने उस पर हमला किया, फिर से अपने स्किल का सहारा लिया। आदमी को एहसास हुआ कि वह आने वाले वार का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके पास इसे ब्लॉक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर भी उसे हवा में उड़ा दिया गया, इससे पहले कि वह अपनी पीठ पर वापस गिर जाए। अपराधी ने उसे चोट लगने के बावजूद ऐसे कौशल दिखाने के लिए उसकी प्रशंसा की, क्योंकि उसने उसे खत्म करने का फैसला किया। लेकिन तभी वह अलार्म हो गया, यह महसूस करने पर कि युवक उसे मुक्का मारने वाला था। लेकिन मोटे आदमी ने जल्दी से आने वाले वार को रोक दिया। उसने हमारे नायक को उनका पीछा करने के लिए चूहा कहा, और अपने सहयोगी के साथ क्या हुआ यह पूछा। एक कीट के रूप में माना जाना हमारे नायक के लिए विडंबनापूर्ण था, यह देखते हुए कि वे असली घात लगाने वाले थे। यह सब कहने के बाद चमयो ने अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर छेद करने का प्रस्ताव रखा। फिर भी मुक्कों की बौछार से बमबारी होने पर हमारे नायक को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति जो मार्शल आर्ट जानता था वह एक लुटेरा था। नायक की सहन शक्ति ने बदमाश को नाराज करना शुरू कर दिया, जिसने दावा किया कि अगर उन परेशान करने वाले गेम जैसे पर्क्स के लिए नहीं तो वह पहले ही लड़ाई जीत चुका होता, साथ ही उसका दोस्त भी मर गया होता। लेकिन नायक ने पुष्टि की कि वह जीवित था। तभी मोटा आदमी नायक के बचाव में घुस गया, उससे पूछा कि क्या वह अपनी दया के लिए प्रशंसा की उम्मीद कर रहा था, और यह सब कहने के बाद उसने पेट में एक शक्तिशाली मुक्का मारा। धूम्रपान करने वाला यह देखकर चकित था कि उसके सुरक्षा के बावजूद उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। फिर भी वह जीत हासिल करने के लिए दृढ़ था। इस रवैये ने अपराधी को दृढ़ता को पहचानने के लिए प्रेरित किया। आदमी ने फिर उसे बालों से पकड़ लिया, यह बताते हुए कि उसके मार्शल आर्ट कौशल उससे कमतर थे। हमारा नायक निराशा से भर गया जब उसने आदमी से पूछा कि क्या वह उसे और महिला को खत्म करने की योजना बना रहा था, और एक सेकंड के लिए रुकने के बाद वह हंस पड़ा, यह पुष्टि करते हुए कि आश्चर्य हमले का उद्देश्य यही था, यह सोचकर कि युवक अपने जीवन की भीख मांगने वापस आया था। अपराधी ने फिर कहा कि भीख मांगना बेकार होगा, यह देखते हुए कि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसलिए युवक ने पुष्टि की कि ऐसा नहीं था। जैसे ही उसने अपना मुक्का उस आदमी के दिल पर मारा जिसने उसका मजाक उड़ाया था, यह सोचकर कि यह एक कमजोर वार है। जैसे ही हमारे नायक ने उससे फिर से पूछा कि क्या वह सचमुच उनकी जान लेना चाहता है, और जैसे ही आदमी ने फिर से पुष्टि की, नायक को उसके चेहरे पर उदासी दिखाई दी। जैसे ही उसने उस आदमी को मार डाला, अपराधी के मुंह से खून निकलने लगा, जिसने अभी महसूस किया था कि उसे एक गुप्त हथियार से मारा गया था, इससे पहले कि वह जमीन पर मर गया। चिया मुयुक यह देखकर हैरान रह गया कि जब वह गोबलिनों को खत्म करता है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है जो इस आदमी को मारने पर सुनाई दी थी। वह जीत की संतुष्टि और लड़ाई की क्षति को महसूस कर सकता था। इससे उसने मान लिया कि शिकार ने उसे वास्तव में बदल दिया था। तभी
उस महिला ने हमारे नायक से संपर्क किया, जो भ्रमित होने के बावजूद यह पहचान गई कि युवक ने उसकी जान बचाई थी। जैसे ही नायक ने बताया कि उसने उन्हें संयोग से देखा था, उसने उन्हें अतीत में दया दिखाई थी जिसकी उन्होंने सराहना नहीं की थी। जब उससे पूछा गया कि उसे क्यों बचाया गया, तो नायक ने समझाया कि यह केवल तर्क संगत था, यह देखते हुए कि वह उनका अगला शिकार बन गया होगा। यह कहने के बाद शर्माई हुई लाल बालों वाली महिला ने आखिरकार अपने उद्धारकर्ता के प्रति आभार व्यक्त किया। इससे वह इतना स्तब्ध रह गया कि उसकी चुप्पी ने लड़की को भ्रमित कर दिया और इसलिए उसने दावा किया कि वह उसके शब्द फिर से सुनना चाहता है, क्योंकि लड़ाई के सदमे से वह बहरा हो गया था, जिससे वह नाराज हो गई। लेकिन उसने पुष्टि की कि यह कम से कम उतना ही था जितनी वह उम्मीद कर रहा था, यह देखते हुए कि वह उसे बचाने के लिए घायल हो गया था। जैसे ही शर्मिंदा लाल बालों वाली महिला ने उसे फिर से धन्यवाद दिया, यह दावा करते हुए कि वह एहसान चुकाएगी। अरमा के युवक ने दावा किया कि वह इसे एक बार और सुनना चाहता है, जिससे उसे कॉलर से पकड़ा गया। लेकिन तभी उन्होंने लंबे वाले की गुर्राहट सुनी, जो अभी भी इस तथ्य से हैरान था कि उसका सहयोगी, जो सबसे शक्तिशाली होना चाहिए था, गिर गया था। यह देखते हुए कि जिस बूढ़े आदमी को अपने साथी पर विश्वास था वह इतने आराम से उनके पास आया, नायक को एहसास हुआ कि वह बहुत होशियार नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि महिला अकारण गुस्से में थी। उसके गुस्से ने अपराधी को डरा दिया, जिसने भागने का फैसला किया। इसके साथ ही लड़की ने उसी शुरिकेन से उस पर हमला करने की कोशिश की जिसका उसने उस पर इस्तेमाल किया था, जबकि नायक ने उसे रोकने की कोशिश की। फिर भी एक बार फिर बहुत देर हो चुकी थी और बस ऐसे ही प्रक्षेप्य आदमी के खोपड़ी में जा लगा, जिससे वह जमीन पर मर गया। हताश शिकारी ने महिला से उसके कृत्य के कारण के बारे में पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया कि यह केवल स्वाभाविक था, यह देखते हुए कि उन्होंने पहले उन्हें मारने की कोशिश की थी। नायक ने तर्क देने की कोशिश की कि भागते हुए किसी पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिससे वह जिज्ञासु हो गया क्योंकि वह स्वयं उसके गुस्से के पीछे का कारण समझ सकता था। लेकिन तभी महिला ने बताया कि कुछ ठीक नहीं था। हत्या को रोकने के लिए, बहुत कुछ न करने के लिए नायक को बुलाने से पहले। इससे वह हैरान रह गया क्योंकि जंगल में एक बार फिर चुप्पी छा गई। युवक ने उससे पूछा कि क्या वास्तव में कोई समस्या नहीं थी, जिसकी उसने नाराजगी के साथ पुष्टि की। मार्क हार्वेस्ट किसी ऐसे व्यक्ति के अंक ले सकता है जिसके दिल में थोड़ी देर के लिए कोई धड़कन न हो, जो शाश्वत हो सकता है यदि टॉवर में रखा जाए। हमारा नायक दावा करता है कि वह उसके आभार के प्रतीक के रूप में दोनों के मार्क हार्वेस्ट पर विचार करेगा। लेकिन महिला ने पुष्टि की कि ऐसा नहीं था। उसके पुस्तक में आने वाले हमले की चेतावनी देना और उसे उससे लड़ने में मदद करना दो अलग अलग चीजें थीं, जिससे नायक इस बात से चकित रह गया कि वह कितनी मुश्किल है, क्योंकि वह उसे चलने में मदद करने के लिए चिल्लाई। युवक ने मदद की पेशकश करने के लिए स्वीकार किया, यह दावा करते हुए कि वह भी घायल हो गया था, जिससे लड़की ने बताया कि वह उससे कम घायल कैसे था। उसने समझाया कि चोरों ने अपने खेती के समय को बर्बाद कर दिया, जिससे महिला ने मान लिया कि वह उसे दोषी महसूस कराना चाहता था। फिर भी उसने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनके पास अच्छा लूट होना चाहिए, जिससे महिला सहमत हो गई, यह देखते हुए कि चोर कितने शक्तिशाली थे। पर जैसे ही उसने इस बारे में शिकायत करना शुरू किया कि अगर अचानक हमला न हुआ होता तो वह उन्हें कैसे संभाल सकती थी, नायक को एहसास हुआ कि उसे जानने के बाद वह उतनी ठंडी नहीं थी। इससे उसे उस महिला के शब्दों की याद आई, जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। और जब उससे पूछा गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने दावा किया कि वह भूल गया है कि वह उससे क्या पूछना चाहता था। लेकिन लड़की ने इसे अल्जाइमर का शिकार होने के लिए उसका मजाक उड़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। इससे नायक को झुंझलाहट हुई, जिसने अभी उसका यह सवाल याद किया कि वह किसी गिल्ड में क्यों नहीं थी। लड़की इस सवाल से हैरान थी, तो नायक ने समझाया कि वह कितनी शक्तिशाली है, यह देखकर कितना अजीब था। इसके साथ वह एक पल के लिए रुकी और फिर समझाया कि वह एक बार 6 पोल का हिस्सा थी। इसने नायक को चकित कर दिया, क्योंकि यह 6 अजनबियों द्वारा बनाई गई एक टीम थी जो सभी कोरियाई थे। और जब उसने उनके छोड़ने का कारण पूछा तो उसका चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। हमारा नायक भ्रमित रह गया, क्योंकि यह उसका पहला सवाल था। यह देखकर कि महिला से बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसने खुद को मारने का फैसला किया, जबकि वह अपने टूटे हुए पैर के बारे में शिकायत कर रही थी। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार टॉवर पहुंचे
और जैसे ही युवक ने शिकायत करना शुरू किया कि उसे यहाँ ले जाना कितना मुश्किल था, गुस्से वाली लड़की ने एक बार फिर पुष्टि की कि वह घायल है। यह कहने के बाद उसने उसे किनारे धकेल दिया, यह दावा करते हुए कि वह अब से खुद जा सकती है, जो उसे काफी दुखद लगा, यह देखते हुए कि उसने उसकी कितनी मदद की थी। लेकिन लड़की ने पुष्टि की कि उनकी मदद आपसी थी। फिर भी जैसे ही वह जाने वाला था, यह पछतावा करते हुए कि उसने शुरू से ही उसे नजरअंदाज क्यों नहीं किया। उसने सो यंग शब्द कहा, जिस महिला को याद आया कि युवक ने नाम बदलना चाहा था। चार्ली ने नायक को एनो यंग के रूप में पेश किया, जिसने अपना परिचय भी दिया। यह कहने के बाद एनसो यंग ने एक दिव्य मुस्कान बिखेरी और उसे अलविदा कहा, उसे मोहित कर दिया। तभी उस तक काले पंखों वाली इकाई पहुंची, जिसने उसे चौंका दिया और उसे हकीकत में वापस ला दिया। प्रशासक, जिसने महसूस किया कि युवक चोटों के कारण जल्दी बदल गया था, ने उसे उपचार सेवाओं के लिए एक बार फिर 10 अंक का शुल्क लिया। उपचार के बाद जब उससे पूछा गया कि क्या उसे किसी अन्य सेवा की आवश्यकता है, तो उसने 2 अंक होने का दावा किया। इससे सुनहरे रंग की इकाई प्रसन्न हुई, जिसने दावा किया कि युवक ने अंततः महसूस किया कि अंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका अन्य प्रतियोगियों को मारना था। समझाया कि राक्षसों का शिकार करना अच्छा है, लेकिन जीवित रहने के लिए अन्य खिलाड़ियों को मारना पड़ता है। इससे उसे गुंडों की हत्या और उस महिला की काली नजर याद आई, जिसने बताया कि उसने हत्याओं को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। हताश युवक ने फिर राक्षस को दूर धकेल दिया और उसके नाम ने ठोकर खाई कि वह 2 प्रतियोगियों से मिला जिन्होंने एक दूसरे की हत्या कर दी थी। फिर भी राक्षस ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। यह कहने के बाद प्रशासक ने जांचने का फैसला किया कि उसने क्या लूटा था। टॉवर के अंदर अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद युवक ने राक्षस के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया, जो उसके पहले से ही खराब मूड के बावजूद उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने सोचना शुरू किया कि क्या उसका नया साथी पहले ही जंगल में लौट गया था अपने पैनल विंडो को खोलने से पहले, और यह सोचकर कि ठगों के निशान में 80 अंक थे जो उसे एक सभ्य कौशल प्राप्त करने की अनुमति दे सकते थे। चियाओ ह्युक अच्छी तरह जानता था कि उसका दिल इच्छाओं से भरा और त्रस्त था। फिर भी उसने कल की ओर देखने का फैसला किया। नायक ने अपने तेज विकास को जारी रखने का फैसला किया, टॉवर को देखने से पहले, और यह सोचते हुए कि वह एक दिन राक्षसों को सब कुछ बताने पर मजबूर करेगा। जैसे ही अगला दिन हुआ, जंगल में एक विशाल मेंढक अचानक सतर्क हो गया, इसलिए उसने हमला करने के लिए अपनी शक्तिशाली जीभ निकाली, केवल हमलावर के पीछे से उस पर कूदने और अपने शक्तिशाली पंजों का उपयोग करके मेंढक को उसके गले में छुरा घोंपने के लिए। बस ऐसे ही एक और राक्षस मारा गया था। नायक मुस्कुराया, यह देखकर कि परिणाम कितने संतोषजनक थे, क्योंकि वे अविश्वसनीय थे और रक्त की हानि के लायक थे। रश ऑफ द फियरफुल बैरोक एक अनूठा कौशल था, जिसने जादू को छोड़कर सभी आंकड़ों को दोगुना कर दिया, जिसका उपयोग हमारे नायक ने ब्रिलियंट जंगल में राक्षसों को गोबलिन की तरह आसान शिकार बनाने के लिए किया था। फिर वह एक विशाल गोलम के पीछे छिप गया और पीछे से उस पर हमला किया। तभी उसने एक अचानक बदलाव महसूस किया। जब अच्छा समय समाप्त हो गया और आने वाले वार से बचते हुए उसने सोचना शुरू कर दिया कि इस कौशल की अवधि छोटी थी, जिससे अंत में भारीपन महसूस होता है, जो कुछ ऐसा था जिसके लिए उसे अनुकूलित होने की आवश्यकता थी। चामुक तब हाथ पर चढ़ गया। यह सोच रहा था कि दूसरे धोखेबाज के कारण उसके जादू की शक्ति की कमी के कारण लंबी कृपा थी। जादू और जादू की शक्ति 2 अलग अलग चीजें थीं, क्योंकि दूसरे में रीसेट समय होता है और एमपी की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे अपग्रेड होने पर कूल डाउन कम हो जाता है और दक्षता बढ़ जाती है। जादुई शक्ति एकमात्र आंकड़ा था जो उसके नए अद्वितीय कौशल से प्रभावित नहीं हो सकता था, और उसके लंबे कूल डाउन की शुरुआत, जिसे छोटा करने की आवश्यकता थी, के कई संकेत थे। पहला सिरदर्द था, क्योंकि कौशल को एक बार फिर इस्तेमाल किया जा सकता था जब दर्द चला जाता था। जैसे ही नायक ने कोर उठाया, वह सोचने लगा कि यदि नया अद्वितीय कौशल उसके पहले वाले के साथ जोड़ा जाता है तो 20 मिनट का कूलडाउन दोगुना हो जाएगा, जो अनुचित नहीं लगता था। युवक ने यह भी महसूस किया कि एक बार जब वह मजबूत हो जाता है तो यह कौशल उसका वाइल्ड कार्ड बन सकता है, जिससे उसे आने वाली परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगी। जल्द ही टॉवर के पास युवक गांव की ओर मुड़ा और कई शिकारियों को बाहर निकलते देख चौंक गया, जिसका मतलब था कि बल शिकार समाप्त हो गया था। इससे वह बहुत नाराज हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे फैंसी शिकार के मैदान छोड़ने पड़े, जिससे उसे भारी मुनाफा हुआ और अपने मूल स्थानों पर जाना पड़ा।
लेकिन जैसे ही नायक कुछ सामान रखने और घर जाकर रात का खाना खाने वाला था, उसे अचानक किसी ने रोका। जब वह वही धमकाने वाला निकला जो हमेशा उसे ढूंढता रहता था। जैसा कि शियाओमू ने बताया कि शिकार सुचारू रूप से चला होगा, धमकाने वाले ने इसे एक तरह का अपमान समझा। इससे पहले कि वह यह दावा करे कि वह केवल नायक से यह कह रहा था, जिसने खुद को समझाने की कोशिश की। बेयुच ने अचानक अपना गुस्सा दिखाकर नायक को आश्चर्यचकित कर दिया, यह पूछते हुए कि वह अनुपस्थित क्यों था। जिससे नायक ने पूछा कि क्या यह वास्तव में एक बड़ी बात है, लेकिन धमकाने वाले ने पुष्टि की कि यह था, क्योंकि उसने फिर से समझाया कि वह नायक के साथ जो व्यवहार दिखाता है वह उस व्यवहार के सापेक्ष है जो वह उसे दिखाता है। बे ने समझाया कि उसके चमचे कम से कम दिखाई दे सकते थे, जिससे वह काफी निराश हो गया। धमकाने वाले ने फिर पुष्टि की कि इस महाद्वीप में जीवित रहने का एकमात्र तरीका युवक के साथ टीम बनाना था, इसीलिए यह उसकी आखिरी दया होगी। उसके साथ उसने नायक को दूर धकेल दिया और उसे अगले बल शिकार में उपस्थित होने की मांग की। और जैसे ही उत्पीड़क ने दावा किया कि युवक उसका लकी चार्म या उसका शिकार हो सकता है, चामू ह्यूक को एहसास हुआ कि कुछ अजीब था। जैसे ही धमकाने वाला युवक को उसकी काली नजरों के लिए मारने वाला था, उसे अचानक किसी ने पुकारा, जिसने उसे अपने अत्यावश्यक व्यवसाय को समाप्त करने के लिए कहा, जिससे उसे इसे करने में जल्दबाजी करनी पड़ी। ऐसा कहने के बाद उसने नायक को अगले शिकार की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। नायक व्यक्तित्व में इस बदलाव और उनकी टीम बनाने की इच्छा से मोहित हो गया, केवल यह महसूस करने के लिए कि कारण इतना स्पष्ट नहीं था, क्योंकि वह भी इससे गुजर चुका था। जीवन लेने की घटना। इस घटना के 1 महीने बाद नायक ने अपने मालिक को खोदने का सुझाव दिया, जो इस तथ्य से मोहित था कि उसने भोजन बनाने के लिए काफी पैसा खर्च किया था। नायक ने समझाया कि चूंकि उसकी कमाई बढ़ गई थी और उसे नए गियर की आवश्यकता थी, इसलिए वह फैंसी खाना भी खरीदेगा, जिससे उसे अपने मालिक की डांट पड़ी, जिसने महसूस किया कि उसके छात्र पृथ्वी पर कैसे रहते थे और वह वसायुक्त भोजन के लिए तरस रहा था। और इसलिए शिक्षक, जो बिल्कुल नहीं खा सकता था, ने भोजन से पहले सिगरेट का प्रस्ताव रखा। व्यक्ति ने फिर एक छात्र की ओर इशारा किया कि बल की घटना 72 घंटे से भी कम समय में दूर थी। ऐसा कहने के बाद मालिक ने अपने युवा छात्र को आने वाले शिकार में पूरी जान लगाने की दृढ़ता से सलाह दी, जिसे उसने करने के लिए स्वीकार कर लिया। उसने फिर बताया कि धमकाने वाला अपने शिष्य को घटना में घसीट रहा था, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह इस महाद्वीप से भी तेज है। बेय को यह एहसास हुआ होगा कि एक जीवन लेने के बाद फलदायी शिकार अत्यंत हिंसक है। गुरु ने तब समझाया कि किसी के पास बहुत सारे वाइल्ड कार्ड होने चाहिए और नायक को वहां अपनी दयालु प्रकृति को अनदेखा करना चाहिए, और वह इसके लिए पहले से ही तैयार था। इससे युवक चौंक गया, क्योंकि उसने पहले व्यक्ति को बुलाया जिसे उसने मारा था, यह दावा करते हुए कि वह अपने गुरु की सलाह को याद रखेगा। ऐसा कहने के बाद बिना हथियारों वाले को आश्वस्त किया गया और एक संवेदनशील मामले को उठाने के लिए माफी मांगी और खाने का प्रस्ताव रखा। चिकन से शुरू करते हुए नायक को उम्मीद थी कि उसके गुरु को पता होगा कि उसने अपनी एफपीयू को मार डाला है, भले ही उसने उसे नहीं बताया हो, और इसलिए वह अपने शिक्षक के साथ 3 दिन बाद महाद्वीप से भागने के लिए, जीवित रहने के लिए, अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए दृढ़ था। तो आखिरकार वो पोर्टल खुल गया। सारे कॉम्पिटिटर्स तैयार हो रहे थे, क्योंकि अब वो जबरदस्ती वाला शिकार शुरू होने वाला था। इस सब को देखते हुए आने वाले क्रूर इवेंट के लिए तैयार होकर हीरो ने अपनी ग्रोथ को याद करके खुद को शांत करने की कोशिश की। बस फिर क्या था, वो एंटर करने के लिए तैयार था और वो सीधे पोर्टल में चला गया। एक ते रोशनी के बाद वो खुद को एक अंधेरी जगह में पाया, जहां एक पर्पल चांद के साथ साथ बाकी सब भी थे। और जैसे ही वो उनके अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था, एक एंटिटी अचानक प्रकट हुई, जिसने कॉम्पिटिटर्स का कैजुअली स्वागत किया। डेमन, जिसने देखा कि वे नए थे, उसने खुद को कैरोल हंटिंग एनफोर्सर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही बॉडी ने गुस्से में उसे सीधे मुद्दे पर आने को कहा, एंटिटी ने पॉइंट आउट किया कि वो हमेशा की तरह कितना एंथुसियास्टिक था। हीरो डेमन से इंट्रीग्ड रह गया, जिसने इस इंसल्ट को मजाक में लिया। फिर उसने शिकार के मैप को प्रेजेंट किया, जहां जगह पॉइंट की गई थी। बस फिर क्या था, सब हैरान रह गए जब एनफोर्सर ने मैप को टॉवर ऑफ टाइम के तौर पर प्रेजेंट किया। शाओ ह्यूक और एन सोयंग इस बात से हैरान थे कि ऐसा स्ट्रक्चर अचानक कैसे प्रकट हो गया। डेमन ने समझाया कि मैप का नाम तो बस नाम था और उन्हें शिकार को पूरा करने के लिए लेवल 5 तक चढ़ना होगा, और यह भी कि फाइनल फ्लोर केवल हर 10 दिनों में खुलता है और तब तक सील रहेगा। एंटिटी ने फिर खुशी समझाया कि जो लोग लेवल में एंटर करने में फेल होंगे वे मैप के साथ गायब हो जाएंगे, जो कि कमजोरों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा।
और जैसे ही हीरो को समझ आया कि उस क्रिएचर को सब क्यों नापसंद करते थे, उसने घड़ियां निकाली ताकि समय देख सकें। दूसरा रूल यह था कि कोई भी किसी को पीठ पर नहीं बिठा सकता, क्योंकि फाइनल लेवल में एंटर करने के लिए एक 100 किल्स की जरूरत थी। रूल नंबर 3 यह था कि मॉन्स्टर के पास टावर टोकन नाम के ब्लैक कॉइन्स होते हैं, जिनकी कीमत 0 पॉइंट्स ईच होती है, साथ ही स्किल रिंग्स भी। एंटिटी ने फिर मजेदार तरीके से कॉम्पिटिटर्स को बताया कि वे एक दूसरे से घड़ियां ले सकते हैं ताकि अपना केडिया बढ़ा सकें, और कॉम्पिटिटर्स को चैम्बर्स में छोड़ दिया। हीरो ने महसूस किया कि इसका मतलब था कि कोई पावरफुल कॉम्पिटिटर्स को मारकर अपनी एनर्जी बचा सकता है। रूल नंबर 4 यह था कि सभी जीवित प्राणी उस व्यक्ति का लोकेशन पता लगा लेंगे जो एक ही फ्लोर पर एक दिन से ज्यादा बिताएगा। यह सुनकर हल्कू शॉक रह गया। उसके टीममेट ने बताया कि यह उनके बटे ग्रुप के लिए एक झमेला था, जबकि उसने दावा किया कि यह डेमन से कोई हैरानी की बात नहीं थी। ब्यू ने अपने टीममेट को आश्वस्त किया कि उनके पावरफुल ग्रुप को किसी बात का डर नहीं है। फिर भी वह अच्छी तरह जानता था कि वही पावरफुल था और उसके टीममेट्स तो बस मोहरे थे जिन्हें मैनिपुलेट और डिसमिस किया जा सकता था। लड़की को एहसास हुआ कि फाइनल रूल मैप पर होने वाली फाइट्स की संख्या बढ़ा देगा, जबकि हीरो को एहसास हुआ कि वह एक मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि पहले हंट में उसकी अनुपस्थिति के कारण कोई भी उसे अपनी टीम में लेने की संभावना नहीं थी, सिवाय हल्कू के जो निश्चित रूप से उसे धोखा देगा, जिसका मतलब था कि उसका एकमात्र ऑप्शन रेड हेड था। और इसलिए हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने के बाद वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि वह खुद ही पहला कदम उठा रही थी, तो वे आमने सामने थे। युवा व्यक्ति को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि टीम बनाने का प्रस्ताव वही दे रही थी। एन सो यंग ने समझाया कि उसके जैसे अकेले के लिए उसके साथ काम करना ही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि उसने उसे चुनने के लिए कहा। इसने हमारे हीरो को मुस्कुरा दिया और टीम अब स्वीकार करने के बाद अचानक उसे लेडी ने पकड़ लिया और खींच लिया, जिसने उसे जल्दी करने के लिए कहा। एनसो यंग ने कहा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके भागना चाहिए, क्योंकि यह पहले ही शुरू हो चुका था। हीरो ने एक बार फिर महसूस किया कि यह लड़की कितनी कमाल की थी। यह देखकर हल्कू गुस्से से भर गया और उसने अपने टीममेट्स को भी दौड़ने के लिए कहा। ब्यू को इस बात से गुस्सा आया कि उसे मना कर दिया गया था, लेकिन उसने खुद को इस सोच से सांत्वना दी कि वह उसे डिस्पोज कर देगा जिसे उसने मारने का फैसला किया था। एनफोर्सर यह देखकर चिढ़ गया कि भागते हुए इंसानों ने उसकी बाकी बातें छोड़ दी थीं, और इसीलिए उसने प्रवेश द्वार पर बाकी सब समझाने का फैसला किया, इससे पहले कि वह उनके जुनून की प्रशंसा करे। इस बीच हीरो, जिसने कहा कि स्पीड बहुत बढ़िया है, ने बताया कि उन्हें कुछ ऐसा करने से पहले मिलकर प्लान बनाना चाहिए, लेकिन उसकी पार्टनर ने पुष्टि की कि उनके पास समय नहीं था, क्योंकि बात करने से उनका कीमती और महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा था। युवा व्यक्ति को लगा कि शायद उसने गलत चुनाव किया है। यह देखकर कि उसकी पार्टनर बिना किसी संभावित जाल के बारे में सोचे हुए आगे बढ़ गई। एनसू यंग ने हीरो की तरह बात करने का फैसला किया जब उसने उससे उस सीढ़ी के बारे में पूछा जिसे वह लेना चाहता था। थोड़ी देर सोचने के बाद हमारे हीरो ने घोषणा की कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह देखकर कि वे नहीं जानते थे कि आगे क्या है, जिससे उसके साथी ने सहमति जताई। साथ ही एनाफोर्सर ने भी, जो अचानक उनके पीछे आ गया, उन्हें डरा दिया, क्योंकि उसने समझाया कि कैसे सभी के अलग अलग होने के बावजूद उनकी कठिनाई समान थी, जिसका अर्थ है कि उनकी पसंद का कोई मतलब नहीं था। गुस्से वाली महिला ने एनाफोर्सर को उसकी जाति के लिए बुलाया, हमेशा इंसानों को ले जाती है, तो उसने समझाया कि यह उन्हें आराम देने का उसका तरीका था। जबकि हमारे हीरो, जिसने महसूस किया कि यह वाला जोकर डेमन की तरह ही कष्टप्रद था, उससे पूछा कि क्या यह स्टार वॉर गांव वाले जैसा था, और जब विस्तार से बताने के लिए कहा गया तो नायक ने उससे पूछा कि क्या हर टीम के लिए एक अलग आयाम होगा। चामू ह्यूक ने समझाया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटर हर प्रतियोगी के पास एक ही समय में गेम में दिखाई दिया। यह वह स्पष्टीकरण था जिसे वह समझ नहीं पाया था। एनाफोर्सर को समझने में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए युवक ने यह बताकर स्पष्ट किया कि उन्हें अन्य टीमों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह देखकर कि डेमन अपने फर्श को गुप्त रखना चाहता था। यह सुनकर इकाई ने चतुर वाले को पसंद किया, इससे पहले कि उसे और उसके साथी को एक घड़ी दी और इस घड़ी को संजोने के लिए कहा, क्योंकि यह उन्हें दिनों का ट्रैक रखने में मदद करेगी, साथ ही उनकी केडीए देखने के लिए एक बार दबाने पर और 2 बार अपने ठिकाने के बारे में जानने के लिए। इसका मतलब है कि यह उन्हें नया स्तर दर्ज करने के बाद उनका सटीक स्थान देगा, जबकि 3 बार दबाने पर उन्हें रैंकिंग देखने की अनुमति मिलेगी। और इसके साथ ही डेमन ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें
उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है और जो कुछ भी उठाया नहीं जाएगा उसे रीसेट कर दिया जाएगा। महिला ने महसूस किया कि इसका मतलब है कि वे फीके पड़ जाएंगे और अगर रीसेट समय पर लड़ाई होती है तो इसे रद्द नहीं किया जाएगा और अवशेष गायब नहीं होंगे। और जैसे ही नायक को एहसास हुआ कि उनके सामान के साथ कहीं छिपना मुश्किल होगा, स्पष्टीकरण समाप्त हो गया। एन सो यंग ने उससे पूछा कि क्या उसने कोई विवरण नहीं छोड़ा है, जिससे एनाफोर्सर ने पुष्टि की कि यदि वे दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो उन्हें खुशी नहीं मिलेगी, जो उसे विडंबना लगी क्योंकि यह एक डेमन से आ रहा था। क्योंकि उसके साथी ने समझाया कि वह क्यूएमसी पर तीसरा विकल्प क्यों चुनता है। लड़की ने उसे चुनने देने के लिए सहमति व्यक्त की, यह देखकर कि वह इस विधि का सहारा नहीं लेती है, यह दावा करते हुए कि वह एक प्रतिभाशाली छात्रा है। एनाफोर्सर को एहसास हुआ कि मनोरंजक नायक वही था जिसके बारे में जैक ने उसे बताया था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह एक विवरण भूल गया था, इससे पहले कि वह जल्दी से उसे याद कर ले कि सीढ़ियां हर दिन अपना स्थान बदलती हैं और हर कोई 9वें दिन पहले तल पर वापस जाएगा, जिसे उसने किसी को भी प्रकट न करने का फैसला किया। उसी समय हमारे नायकों ने सीढ़ी पर चढ़ाई की और पहले तल में प्रवेश किया, जो डेमन के लिए उचित अजीब स्वाद के साथ सजाया गया था। फिर उन्होंने अपने निर्देशांकों पर एक नजर डालने का फैसला किया। फिर भी युवक को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि डेटा का उपयोग कैसे करना है। भले ही उसे पता था कि वे तीसरे तल पर थे, उसके साथी ने उसे समझाया कि कुल्हाड़ी बाएं और दाएं को दर्शाती है, जबकि वाई आगे और पीछे के लिए है। यह सिद्धांत देते हुए कि वे जिस इकाई का उपयोग कर रहे थे वह मीटर थी। इस मिशन, जो एक सिरदर्द की तरह लग रहा था, ने हमारे हीरो को सिगरेट पीने की इच्छा की, लेकिन महिला ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा क्योंकि इससे उनका स्थान पता चल जाएगा। यह कहने के बाद उन दोनों ने सीढ़ी के निर्देशांकों को देखने का फैसला किया, जो सबसे कीमती जानकारी थी। कुछ गुप्त स्काउटिंग के बाद उन्हें एहसास हुआ कि रामेण सैनिकों के नाम से जाना जाने वाला राक्षस जल्दी से दिखाई दिया। एन सो यंग ने समझाया कि वह उनसे महल के खंडहरों में मिली थी, लेकिन यहाँ उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, जिससे हमारे हीरो को आश्चर्य हुआ यह देखकर कि खंडहर कठिन शिकार के मैदान थे। लेकिन महिला ने समझाया कि उसने खंडहरों को केवल देखा था, उनमें प्रवेश नहीं किया था, इसीलिए वह इतने लंबे समय तक जीवित रही थी, जो हमारे हीरो के लिए तार्किक लग रहा था। युवक ने राक्षसों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि अफवाह है कि वे नौसिखियों के लिए शक्तिशाली विरोधी थे, जो मजबूत बनने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, जिसका अर्थ है कि वह उनसे निपट सकता था, लेकिन अकेले खंडहर नहीं। उसने अपने साथी से कहा कि उन्हें सैनिकों से आसानी से निपटना चाहिए। चियाओ युक ने समझाया कि वह पहले चार्ज करता था, जबकि लड़की हमला करने का मौका इंतजार करती थी, और इसलिए उसने अपने पहले अद्वितीय कौशल का सहारा लिया। अन्य आंकड़ों को बढ़ाने के लिए, जादू शक्ति के बिंदुओं का उपयोग करने के लिए और अपने जीवन को अपने अद्वितीय कौशल के रूप में बढ़ाने के लिए अपने कौशल का सहारा लेकर वह अस्थायी रूप से खुद को रैंक 6 प्रदान करने में सक्षम होगा। तभी उसने विशाल छिपकली को बुलाया, जो भ्रमित थी। टीमू ने अलीबाबा किलर क्रोक पर हमला किया, जिसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन नायक ने पुष्टि की कि यह व्यर्थ होगा, क्योंकि उसने जल्दी से छिपकली को अपने पंजों से काट दिया। फिर भी यह देखकर कि उसने कितना कम नुकसान पहुंचाया, हीरो ने मान लिया कि उसने पर्याप्त पंच पैक नहीं किया था। लेकिन अब जब राक्षस घायल हो गया था, हमारा हीरो एक बार फिर उस पर कूद पड़ा। उसकी पार्टनर हैरान थी कि वह कितनी तेजी से आगे बढ़ा। यह देखकर अन सो यंग सोचने लगी कि क्या उसका साथी वाकई 7वें नंबर पर है, और इसी के साथ वह रेमन सैनिक गोब्लिन के पंजों का शिकार हो गया। बचा हुआ हीरो इस बात से हैरान था कि काम कितना आसान था, जबकि उसकी पार्टनर ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं थी। हमारे हीरो ने उससे कहा कि वह इन मजाकिया बातों को बंद करे। फिर भी उसने यकीन दिलाया कि उसने इससे तेज किसी को नहीं देखा था, तो उसने समझाया कि यह उसके स्किल का नतीजा था, जिसकी अवधि छोटी थी। लेकिन जैसे ही उसे और कुछ कहना था और वह उसे व्यक्त करने में संघर्ष कर रहा था, गुस्से वाली महिला ने उसे अपनी बात कहने के लिए कहा, तो उसने उसे उसके विशेष आहार की याद दिलाई, जिससे वह पहले तो भ्रमित हुई, लेकिन फिर उसे जल्दी से याद आया कि वह मॉन्स्टर
ईटर के साथ जोड़ी गई थी। एन ने उसे इस पल में स्नैक लेने के लिए डांटा, लेकिन उसने पुष्टि की कि उसे चलते रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत है और इसलिए उसने उसे अपना काम करने देने की भीख मांगी, यह देखते हुए कि उन्हें टॉवर टोकन इकट्ठा करने के लिए राक्षसों को खोलना होगा। लाल बालों वाली महिला के पास उस आदमी को उसके पागलपन को निकालने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसने आभार व्यक्त किया। हमारा हीरो मरे हुए छिपकली के पास भागा, जिससे वह घृणित हो गई। चमुयुक ने याद किया कि इस तरह के जीव का एक कोर होता है और इसलिए उसने उसे काटकर खुशी उसके अंगों की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही हमारे हीरो को राक्षस का मनचाहा टुकड़ा मिल गया, जिसे उसने लड़की के डर के मारे तुरंत खा लिया। इससे उसकी सहन शक्ति थोड़ी बढ़ गई, जो कि कोयलॉस से ज्यादा थी, और अगर यह स्वास्थ्य होती तो दोगुनी होती। और जहां वह इस तेजी से होने वाली वृद्धि से उत्साहित था, वहीं उसकी पार्टनर ने उसे टोकन खोजने के लिए कहा। लेकिन उसे देखकर कि वह कितना उत्साहित था, उसे अब यकीन हो गया था कि वह एक साइकोपैथ है। जल्द ही हमारे हीरो के पास एक टॉवर टोकन था, जो एक सिक्के जैसा था। महिला तुरंत अपने रास्ते पर चली गई, जबकि उसने उससे मुनाफे के बंटवारे के बारे में पूछने की कोशिश की, तो उसने गुस्से से समझाया कि उन्हें सामान्य काम करना चाहिए और इसे आधा आधा बांट लेना चाहिए। इसके साथ उसने उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें जीवित रहने की गारंटी के लिए जितना संभव हो उतना शिकार करने की जरूरत थी। अपनी पार्टनर के नाराज होने के बावजूद युवा ने, जिसे अपने रहस्य को जितना हो सके उतना लंबा बनाए रखने के लिए आवश्यक मार्बल्स का उपभोग करना पड़ा, लेकिन उसने अभी भी इस संभावना को खारिज नहीं किया था कि यदि इवेंट जीतने के लिए आवश्यक हो तो वह उसे बता देगा। इस बीच दूसरी मंजिल पर लड़ाई होने के कारण इंसानों ने आखिरकार जानवर को खत्म कर दिया और अपनी उपलब्धि से बहुत खुश थे, जो उन्हें आसान लगी, क्योंकि इसका मतलब था कि वे सभी आवश्यक संख्या में किल हासिल कर सकते थे। इस बीच उनका चीफ गुप्त रूप से चला गया, क्योंकि उसने उन्हें अंतिम दिन निपटाने की योजना बनाई थी, ताकि उनकी किल चुराकर स्कोरबोर्ड पर दिखाई दे सके और अंतिम मंजिल में प्रवेश कर सके। बायु बहुत अच्छी तरह जानता था कि जीवित रहने से ज्यादा रैंकिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि राक्षस के अनुसार प्रयासों का पुरस्कार मिलेगा। फिर उसने रैंकिंग पर नजर डाली और महसूस किया कि उसे दूसरों के केडीए चुराकर उनकी नकल करनी होगी। और जैसे ही वह सोच में डूबा था, उसे उसके एक टीम के साथी ने अप्रोच किया, उसे हकीकत में वापस लाया और समझाया कि उन्हें इस आसान मंजिल पर कोई टीम नहीं मिलेगी जिसमें कमजोर राक्षस हों। फिर भी जैसे ही बदमाशी ने टीम को श्रेय दिया, उसने गुप्त रूप से अपने साथी को चिन्हित करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह किल चुराने का मौका न मिलने पर खुश था। अब जो होता है वो अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।